चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेशन इन प्लांट। द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछ रहा है, फाइनल लास्ट में। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, और यह क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्रिस्टी है, और क्रिस्टी के ऊपर यहाँ क्या हो गया, ये ऑक्सी एक तो मालूम ही है, ये F0F1 पार्टिकल। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होता है, और प्रोटॉन को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 2 प्रोटॉन को यहाँ पे अंदर पंप करता है, यही करता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन को यहाँ पंप करता है, तो यह प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करके साइटोक्रोम से पास होते हुए साइटोक्रोम A1 A3 को आता है, बताएगा कि नहीं बताएगा, तो आ गया। अभी अपनी एनर्जी लूज कर चुका है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, और उसी एनर्जी से प्रोटॉन को क्या कर दिया है, प्रोटॉन को क्या कर दिया है, पंप कर दिया है। कहाँ पंप कर दिया है, इनर मेम्ब्रेन में पंप कर दिया है, सारे प्रोटॉन को पंप करके चला गया। अब यहाँ पे जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा तो प्रोटॉन तेजी से क्या करेगा, भागेगा, मैट्रिक्स में आएगा उसके, इससे होकर के, और यहीं पे एटीपेज एंजाइम है। अब एटीपेज एंजाइम क्या करेगा, अब इस एनर्जी को लेकर के ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये क्या बना लेगा, ATP, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद निकले हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से निकले हैं। अगर ये खाली रहेंगे तो कोई न कोई इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट से रिएक्शन करके डिस्टर्ब करते रहेंगे। जैसे आप घर में पढ़ रहे हो, कोई छोटा बच्चा आपके घर में है, अगर कॉपी किताब पेन पेंसिल इधर उधर कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, नहीं मानेगा, फिर जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको फिर किसी को दे देंगे कि भाई ले जाओ इसको, देखो हमको पढ़ने दो, या फिर कोई खिलौना उसको दे देंगे ताकि वो बिजी हो जाए खेलने में, तब तो आप पढ़ पाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बने हैं। सेल में अगर फालतू में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, डिस्टर्ब करेंगे। तो अब इनको किसको दे दिया जाएगा, जो हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए हम हाफ O2 लेते हैं, हाफ O2, तो H2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन, तो क्या ऐसे हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। H2H का मतलब H2 और ये O, माने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेकर के एटम में बदल जाएगा, वाटर। तो जो ग्लूकोज का आप ऐसे देखिए, जब आप ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, तो आपने पूरे ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में देखा ऑक्सीजन का यूज नहीं दिख रहा है, होगा कहाँ यूज, 6CO2, अब यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यह जो वाटर निकला, ये मेटाबॉलिक वाटर यही बनता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं और ऑक्सीजन उसको ले लेता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक्सेप्टर कौन हुआ, O2 हुआ, ऑक्सीजन हुआ। वही चीज यहाँ पूछ रहा है, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिस्पिरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन। यह नीट एग्जाम में आ चुका है, अब तो नहीं भूलेगा, कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन जो है फाइनल एक्सेप्टर होगा, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाइड्रोजन लेगा, मान रहा हूं, लेकिन फाइनली कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, तब H2 में बदल देगा। H2 तो सेल के अंदर होता ही है, और ज्यादा होगा तो पसीना के रूप में जाएगा बाहर, मेटाबॉलिज्म यूज भी हो जाएगा।
अब फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज किसके द्वारा? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में यहाँ पे ग्लूकोज है और ग्लूकोज यहाँ पे एटीपी मिलता है, बताया कि नहीं बताया है? एटीपी किस में बदलता है? एडीपी में। और यहाँ पे ये ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्यों भाई अमित बताइए? यहाँ पर तो ये कहीं फास्फेट निकला ना, एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फास्फेट निकला एक डाइफॉस्फेट, तो ये कहीं फास्फेट निकला तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों? वो जान ना 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 ना, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों कहेंगे? ग्लूकोज ये कहीं फास्फेट तो आके जुटा ना, एडीपी बन गया भाई। एटीपी से एक फास्फेट निकलेगा तो किसमें बदलेगा? एटीपी में बदलेगा। तो एटीपी एटीपी में बदलते कहीं फास्फेट निकला ना, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों कहेंगे? छठे कार्बन। यस, क्यों? क्योंकि यह कार्बन के ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो छठवें नंबर पे फास्फेट, जो फास्फेट निकला वो छठवें नंबर पे लग गया ग्लूकोज। तो किसी भी कंपाउंड से फास्फोरस का अटैच होना फास्फोरिलेशन, तो ग्लूकोज से अटैच हो तो ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन। अब यहाँ पे एंजाइम कौन होगा? यस, क्योंकि ग्लूकोज हेक्सोस शुगर है, तो अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज। अरे ये नीट में भी आ चुका है, हाँ ये नीट में भी आ चुका है, हेक्सोकाइनेज। दूसरा का क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पायरुविक एसिड the key product of glycolysis can have many metabolic effects under aerobic condition। बताया गया ना कि पायरुविक एसिड का कई फेट है, ऑक्सीजन मिला तो अलग फेट है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो अलग फेट है। तो पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में बनता है। उसके बाद अंडर एरोबिक, अब यहां देख लीजिए जरा सा, मान लीजिए कि यहां पे ये आपका सेल है, मान लीजिए आपका ये सेल है, सेल के अंदर में यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है, क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और यहां पे मान लीजिए आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होगी सेल में, और इसके आउटर इनर मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब जैसे ही यहां ग्लूकोज आएगा सेल के, कहां आएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आएगा तो ग्लूकोज का क्या होगा? हाँ, ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। कौन सी प्रक्रिया होगी? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में यह 2 मॉलिक्यूल क्या बना लेगा? पायरुविक एसिड। और यहाँ पे एटीपी भी निकलेगा, 4 एटीपी निकलेगा, 2 जगह 2 यूज हो जाएगा, है ना? तो एडीपी और पी जुट के क्या बनाएगा? एटीपी बनेगा। चलिए, अब पायरुविक एसिड का 2 फ्यूचर है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अलग फ्यूचर है, ऑक्सीजन है तो अलग फ्यूचर है। तो अंडर एरोबिक कंडीशन में पूछ रहे हैं, माने ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है ना, सेल में आई, सेल से अंदर आ गई। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड आ गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो पायरुविक एसिड का क्या होगा? पायरुविक एसिड का क्या होगा?
पायरुविक एसिड का होगा यहाँ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यही ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, अभी NAD किस में बदल जाएगा, NADH2 में, और यहाँ पे कोई एंजाइम में जुट जाएगा, कोई एंजाइम ए जुटेगा, और यहाँ पे एक गैस निकलेगी, उसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह पायरुविक एसिड किस में बदलने वाला है, पायरुविक एसिड बदल जाएगा एसिटल कोएंजाइम ए। हाँ हाँ, तो इनर मेम्ब्रेन लिखिए, इनर मेम्ब्रेन दिया है ना, तो इनर मेम्ब्रेन सरफेस पे तभी तो इनर मेम्ब्रेन ही करेंगे ना। तो चौथा का सी। स्पेस में तो हाइड्रोजन आएगा, प्रोटॉन आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, which of the following exhibit the highest rate of respiration? ग्रोविंग शूट एपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, रूट टिप, लीफ बड। देखा है, मैं लिखा रहा हूँ, ये देखिए ग्रोविंग सीड है, इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें न्यूट्रिएंट्स खूब है ना, ऑक्सीजन लेके तेजी से जर्मिनेट करेगा। देखा था क्या? तो सर मुझे भी लगा था सर, हाँ ग्रोविंग जर्मिनेटिंग सीड, हाँ ठीक है ना। जर्मिनेटिंग सीड का उसमें थर्मामीटर रखेंगे तो उसका टेम्परेचर बताने लगेगा। तो पांचवा का छठा, माइटोकॉन्ड्रिया is are called powerhouse of the cell. Which of the following of the reason support this statement? Mitochondria synthesize ATP. Mitochondria have a double membrane. The enzyme of the Krebs cycle found in mitochondria. Mitochondria found almost all. तो भाई ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन पावर हाउस क्यों कहेंगे? क्योंकि एनर्जी पैकेट बनाता है ना। Mitochondria synthesize ATP। छठा का ए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द, एनर्जी जनरेट करता है। ग्लूकोज में एनर्जी है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, एटीपी में बदल गई, एनर्जी स्टोर हो गई, और वही एटीपी में बदलेगा तो वही एनर्जी मिलेगी। तो इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में इन प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अब देखिए, आप यहां समझिए बात को, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे, हाँ यहां पे अब एक प्रोटॉन है इसमें, अभी इस पर चर्चा करी गई है। यहां प्रोटॉन है, क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन यहां क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, और प्रोटॉन दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे पास हुआ तो प्रोटॉन को पंप कर दिया, तो यही प्रोटॉन आ गया। अब यही प्रोटॉन जब मूव करेगा तो जो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इसको पंप किया वही एनर्जी लूज करेगा, और लूज करेगा तो एनर्जी को कौन स्टोर करेगा? एडीपी और पी मिलकर के क्या बनाएगा? एटीपी। तो एटीपी भी बन गया, अब प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन, बताया था कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? H2। तो फाइनल क्या बनेगा? दूसरा, द इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यहाँ फास्फोरिलेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इन प्रोडक्ट क्या बना? मेटाबॉलिक वाटर है एटीपी, तो डी बना। सही है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आप गलत करने का चांस नहीं है। समझ रहे? आगे बढ़े। मैं द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब देखिए, यह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किसको एक्सेप्ट करेगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, किसको एक्सेप्ट करेगा?
इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा साइटोक्रोम सी, तो बी का कौन हो जाएगा? थर्ड। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस अब यहां पे लगेगा, जब पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस लगेगा तो क्या होगा? एस्टर कोएंजाइम ए बनेगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन तो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डी का फर्स्ट पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस यहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर ए वाला बी का तीसरा और सी वाले का चौथा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये सेकेंड हो जाएगा। और पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एस्टर कोएंजाइम में बन जाएगा उसके बाद ही। तो समझा गया कि नहीं? ए वाला आपका ऑप्शन ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। इशारे जो है किसी न किसी रूप में आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसको तैयार कर डालिए।